आपको गाजियाबाद की खबर याद होगी, सूर्य चौहान हत्याकांड जहां हुआ था और उसी के बाद खोड़ा इलाका उत्तर प्रदेश पुलिस के रडार पर आया। उसके कातिल असद के एनकाउंटर और बुलडोजर नोटिस के बाद अब जिला गाजियाबाद में मिशन क्लीन चल रहा है। हिस्ट्री शीटर की परेड निकाली जा रही, अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है और 1600 संदिग्धों का सत्यापन किया जा रहा है। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो बकरीद पर गाजियाबाद के सूर्या चौहान को घर बुलाकर बकरे की तरह हलाल करने वाले असद के मोहल्ले में अब योगी फोर्स का एक्शन शुरू हो चुका है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के अपराधियों और हिस्ट्री शीटर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। बदमाश हाथों में तख्ती लेकर योगी से माफी मांग रहे हैं। एक साथ 1600 संदिग्धों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान कर उनकी शिनाख्त परेड निकाली गई। पूरे इलाके में परेड कराकर सख्त संदेश दिया गया कि अपराध और गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा चाहे चाकूबाज हो या छटा हुआ बदमाश या कोई बड़ा लुटेरा, सबका जुलूस निकाला गया। इनके हाथ में तख्तियां थी जिन पर उनके गुनाहों का हिसाब था और मैसेज बस इतना कि अब गाजियाबाद में अपराध किया तो बोली नहीं गोली से हिसाब होगा। ये पर्चे, ये जो पर्चा इनका लिखा हुआ हाथ में लिए हुए हैं, किस किस अपराध संख्या और क्या इन्होंने शपथ लिया है। देखिए, मुझे क्षमा करें, अब मैं अपराध नहीं करता हूं, ना ही भविष्य में अपराध करूंगा। तो ये पर्चा लिखवाया जा रहा है एक वार्निंग के तौर पर, एक अलर्ट है। अगर इसके बाद भी नहीं सुधरे तो पुलिस अपने तरीके से सुधारेगी। पुलिस रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और सक्रिय अपराधियों की नई सूची तैयार की जा रही है। सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद खोड़ा में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और योगी का मैसेज एकदम क्लियर है, हर हाल में जिला गाजियाबाद को अपराध मुक्त करना। खोड़ा में सूर्या के मर्डर के बाद से ही शुद्धिकरण अभियान जारी है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, ड्रोन से निगरानी हो रही है और हर एक संदिग्ध पर पूरी नजर रखी जा रही है। 3 दिनों के अंदर 1600 अपराधियों का सत्यापन किया जाएगा। पूरा अभियान सारे कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों में संचालित हो रहा है। हाँ। और सभी सर्कल में एसीपी लोग भी अपने नेतृत्व में ये कार्रवाई करवा रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग इसको प्रभावी रूप से करवाएंगे। जो अलग अलग कंपनियां हैं यहाँ पर है और अलग अलग जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं खोड़ा की अगर बात करें तो लगभग 800 से 1000 देखिए ये पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर, ये मौजूद हैं। और ये चूंकि पूरा ड्राइव अलग अलग, खोड़ा बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, बहुत सघन गलियां हैं और छोटी संकरी गलियां हैं, तो ये पूरी ड्राइव निकाली जाएगी। अब तक खोड़ा में असद का एनकाउंटर हो चुका है, उसके घर पर बुलडोजर एक्शन का नोटिस चस्पा हो चुका है और जिन अवैध मदरसों में असद ने कट्टरता का पाठ सीखा उन मदरसों पर एक्शन भी शुरू हो गया है। खोड़ा में ऐसे 3 मदरसों की पहचान की गई है जिनकी सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए, ये 28 से ज्यादा इलीगल इमारत है, इसमें 3 मदरसे हैं और धार्मिक इमारतें हैं जिनको ये सील करने की कार्रवाई होगी। ये पहला मदरसा, ये जो लोकप्रिय विहार है, ये नूरानी जामा मस्जिद है, यहाँ की बहुत पुरानी मस्जिद है, इसके पास ही है। तो बाकी जो अन्य मदरसे हैं उसको भी सील किया जाएगा। तो ये पहला मदरसा है जिसे सील कर दिया गया। जाहिर है सूर्या मर्डर के बाद जिला गाजियाबाद में मिशन क्लीन की कार्रवाई जारी है और खोड़ा इलाके के तमाम खरदूषण के खिलाफ योगी फोर्स ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। अनुराग मिश्रा, गाजियाबाद, जी मीडिया। हमने आपको दिखाया था कि गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस मिशन क्लीन चला रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस बागपत के तलवारबाज मोमिन की तलाश में भी है, जिसने बीच सड़क पर तलवार निकालकर एक लकीर को लांघने की कोशिश की। योगी ने कुछ दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि सुरक्षा में सेंध लगाने वाले का इंतजार तो यमराज ही करेंगे। सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन लगता है ये बात बागपत के मोमिन को समझ नहीं आई, तभी तो उसने योगीराज में सड़क पर तलवार लहराने की हिमाकत की।
एक तरफ यूपी के गाजियाबाद में चाकू चलाकर सूर्या की हत्या की गई, तो वहीं बागपत में तो बाकायदा दिन दहाड़े तलवार लहराई गई। लेकिन फर्क ये था कि यहाँ तलवार के निशाने पर हिंदू नहीं बल्कि खुद एक भाईजान थे। इस तलवारबाज का नाम है मोमिन, जिसको छोटे से विवाद पर इतना गुस्सा आया कि तलवार बाहर निकालकर सरेआम वार करने लगा और लोगों को डराने लगा। दरअसल बवाल बाइक टच होने पर शुरू हुआ, जिसमें आरोप है कि मोमिन और अरसलान पहले तो बाइक को तेज स्पीड में चला रहे थे और जब टक्कर हुई तो इलाके के ही रहने वाले नासिर और उसके भाई से भिड़ गए। उसके बाद दबंगई दिखाते हुए तलवार से गर्दन पर वार किया, जिसमें वो बाल बचा। इतना ही नहीं, जाते जाते वो जान से मारने की धमकी भी दे गया और आसपास के लोगों को डराने लगा। अब पुलिस इस तलवारबाज की तलाश कर रही है और अब जल्दी इसके इलाज की भी बारी आने वाली है। सरेआम तलवार लहराने की हिमाकत करने वाले मोमिन की तलाश अब योगी फोर्स सरगर्मी से कर रही है। मगर यूपी में जिन अपराधियों और बदमाशों का सामना योगी फोर्स से होता है, उनका अंजाम देख लीजिए। आजमगढ़, मऊ और हापुड़ में योगी फोर्स का फुल ऑन एक्शन देखने को मिल रहा है। आजमगढ़ में तंत्र मंत्र और शुद्धिकरण के नाम पर महिलाओं से लाखों की ठगी करने वाले गैंग का सरगना इम्तियाज खान पुलिस एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। तो मऊ में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी दानिश और छोटू को भी योगी फोर्स ने लंगड़ा बना दिया। वहीं हापुड़ में कपड़ा व्यापारी से करीब 17 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को दबोच लिया, जिनमें एक मुठभेड़ में घायल हुआ। यानी योगी राज में हर एक अपराधी का हिसाब हो रहा है, क्योंकि योगी ने साफ कर दिया है कि यूपी में कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब रुक करेंगे मथुरा का, जहां धर्म, आध्यात्म और प्रवचन की आड़ में हैवानियत के खेल ने हर किसी को चौंका दिया। यहां पढ़ा लिखा इंजीनियर साधु का चोला उड़कर युवतियों को जाल में फंसाता था, नशा कराता था और फिर उन्हें उनकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता था। सफेद कुर्ता, माथे पर चंदन, गले में माला और काम धर्म के नाम पर महापाप। मथुरा पुलिस के शिकंजे में नजर आ रहे इस शख्स के गुनाहों की लिस्ट सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये साधु संत का चोला पहनकर आस्था के नाम पर लड़कियों की अस्मत से खेलने वाला हैवान है। नाम है अभिषेक मिश्रा और आदिकर्ता नारायण दास। आईआईटी से पढ़ाई करने वाला इंजीनियर, लेकिन इसका असली काम लड़कियों को अपना शिकार बनाना था। आरोप है कि अभिषेक मिश्रा और आदिकर्ता नारायण दास ने आध्यात्म और प्रवचन की आड़ में युवतियों का भरोसा जीता, नशीला पदार्थ देकर उनकी अस्मत से खिलवाड़ किया और फिर अश्लील तस्वीरों और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया। छत्तीसगढ़ की एक छात्रा की शिकायत के बाद जब योगी फोर्स हरकत में आई तो राधाकुंड से आरोपी को दबोच लिया गया। पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जो इस पूरे नेटवर्क की परतें खोल सकते हैं। इसकी उम्र करीब 29 साल है। यह यहाँ पे राधाकुंड में रहता था और युवक और युवतियों को ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने यहाँ बुलाता था और युवतियों का गंधर्व विवाह कराता था। छत्तीसगढ़ की नर्सिंग छात्रा ने आरोप लगाया कि जन्मदिन के बहाने वो आरोपी के संपर्क में आई। रात में उसे प्रसाद बताकर दूध दिया गया। दूध पीते ही बेहोश हो गई। आरोप है कि इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वीडियो भी बना लिए गए। पीड़िता का आरोप है कि बाद में आरोपी ने वीडियो कॉल कर 5 लाख रुपए मांगे। फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। डरी युवती ने अपने परिवार को पूरी बात बताई और फिर मामला एसएसपी तक पहुंचा। जब आरोपी के मोबाइल की जांच हुई तो पुलिस को 12 से ज्यादा युवतियों की अश्लील तस्वीर और वीडियो मिले। जांच में खुलासा हुआ कि अभिषेक मिश्रा ऑनलाइन प्रवचन करता था, उन युवतियों को निशाना बनाता जो बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रही थी। उन्हें अपने पास बुलाता, नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करता, फिर उनकी तस्वीर और वीडियो भी बना लेता था। आज अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो 2 युवक और जो 2 युवतियां और 1 युवक जो इसके घर पर रह रहे थे, उनको उनके परिवारजन अपने साथ ले गए। पुलिस अब ये बात पता लगाने में जुटी है कि धर्म के नाम पर ये महापाप कितने समय से चल रहा था और क्या ये किसी ब्लैकमेलिंग रैकेट से तो नहीं जुड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो वहीं टीएमसी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने 50 विधायकों के साथ होने का दावा किया। यानी अगर ऐसा होता है तो ममता की पार्टी टूट सकती है। बंगाल में टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर असंतोष का सामना कर रही है, वो दिख भी रहा है। बैठक बुलाती हैं तो विधायक नहीं पहुंचते, जिन्हें निकाला वो पार्टी तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या गई, बंगाल में ममता बनर्जी का खौफ खत्म हो गया। ये बात हम नहीं, वो लोग कह रहे हैं जो कल दीदी के साथ थे, ममता बनर्जी के करीबी का दम भरते थे, वो आज खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं। हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ हैं, हम ही असली तृणमूल हैं। टीएमसी में ममता बनर्जी की हैसियत को चुनौती देने वाले इस शख्स का नाम रिजू दत्ता है। दीदी ने इन्हें टीएमसी से निकाल दिया, लेकिन बंगाल में सत्ता बदलते ही ममता बनर्जी के हाथ सत्ता ऐसी फिसली कि उनके विरोधी दावा कर रहे हैं कि टीएमसी की ओर से विधानसभा में पार्टी नेता इनकी पसंद का होगा। ममता बनर्जी के हिसाब से कुछ नहीं चलेगा कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। बंगाल में दीदी की हार के बाद से ही टीएमसी के अंदर उठापटक की खबरें आने लगी। बंगाल में महाराष्ट्र वाला मॉडल चलने की अटकलें तेज हो गई, लेकिन अब रिजू दत्ता खुलकर सामने आ गए। ममता बनर्जी के सामने खुल्लम खुल्ला शर्त रख रहे हैं। हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है, तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। बीते कुछ दिनों से अलग अलग नगर पालिकाओं के बहुत से पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। संकट इतना गहरा गया कि अगले साल होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले कई नगर बोर्ड भंग किए जा चुके हैं। बीजेपी के लिए ये अच्छा मौका है। टीएमसी के कई विधायकों और नेताओं में असंतोष है। टीएमसी विधायकों की बैठक में गैर हाजिरी देखने को मिली। ममता की मीटिंग में 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे, जबकि 60 गैर हाजिर रहे और बैठक स्थगित कर दी गई। टीएमसी के कई विधायक फोन पर भी नहीं मिले। हालांकि टीएमसी की ओर से सफाई दी जा रही। ममता बनर्जी के वफादारों ने अलग अलग वजहें गिनाई। ये मीटिंग करेंगे, सब लोग पार्टी का साथ है, लेकिन ये प्रैक्टिकल थोड़ा इश्यूज है। किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना। राज्य में महाराष्ट्र मॉडल का शोर सुनकर बीजेपी भी चौकन्ना हो गई है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने फौरन ऐलान कर दिया, दागियों और टीएमसी के नेताओं के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है। ममता बनर्जी का पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी एमएलए चाहे किसी होटल में बैठकर अपना गप मनाए तो दूसरा बात है, लेकिन रास्ते पे उतरकर तृणमूल कांग्रेस अभी जनता को फेस करने का स्थिति पे नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात करें। अब बड़ा सवाल ये है कि बंगाल में क्या होने वाला है। क्या बंगाल में महाराष्ट्र की तरह तख्ता पलट होने वाला है? जिस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता गई, क्या उसी तरह से ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल जाएगी? बंगाल की जनता को तमाम सवालों के जवाब का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएमसी के राज में जहां टीएमसी पर कटमनी के आरोप लगते रहे, तो वहीं शुभेंदु राज आते ही वहीं पर लोग कटमनी अब वापस कर रहे हैं। बंगाल के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें बता रही हैं कि ममता बनर्जी के शासन में बंगाल के अंदर करप्शन की जड़ें कितनी गहरी थी और अब कैसे व्यवस्थाएं बदल रही हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही ममता बनर्जी के उस सिंडिकेट राज की कमर टूट चुकी है जिसने सालों तक बंगाल को लूटा। सूबे में बीजेपी की सरकार क्या आई? टीएमसी के उन भ्रष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं में जेल जाने का ऐसा खौफ बैठा कि वो अब जनता के पैरों में गिरकर
खुद पैसा लौटाने लगे। दक्षिण 24 परगना से लेकर कोच बिहार तक टीएमसी के करप्शन का लाइव कैशबैक काउंटर खुल गया है। जी न्यूज के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें गवाह हैं कि बंगाल अब सिर्फ और सिर्फ कानून के राज से चलेगा। करप्शन का सबसे खौफनाक और हैरान करने वाला सच सामने आया कोच बिहार के माथा भांगा से। साल 2021 में जब बंगाल में तीसरी बार तृणमूल की सरकार बनी, तब फकीरे कुटी इलाके में टीएमसी के पंचायत सदस्यों और गुंडों ने आतंक मचाया था। आम जनता ही नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को हथियार दिखाकर, डराकर, धमकाकर करीब 80 लाख रुपए की कट मनी वसूली गई। किसी से 10,000, किसी से 20,000, तो किसी की जमीन बिकवा कर 1 लाख रुपए तक ऐंठ लिए। लेकिन अब सूबे में बीजेपी की सरकार है और खौफ का पासा पलट चुका है। आरोपी टीएमसी नेता फरार है। उनके परिवार वाले अब बैंक से लोन लेकर जनता का पैसा वापस लौटा रहे हैं। कोच बिहार से करीब 800 किलोमीटर दूर दक्षिण 24 परगना के नामखाना का हाल भी अलग नहीं है। यहाँ भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिलाने के नाम पर टीएमसी के स्थानीय नेता ने 45 गरीब ग्रामीणों से 5-5 हजार रुपए लूटे। लेकिन नई सरकार के एंटी करप्शन चाबुक से डरकर इस नेता ने भी कैमरे के सामने सरेआम नोटों की गड्डियां निकालकर सरेंडर कर दिया। बंगाल के उत्तर से लेकर दक्षिण तक भ्रष्टाचारियों की टेंशन ने साबित कर दिया कि शुभेंदु सरकार के आते ही अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां 3 वारदातों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। न्यू उस्मानपुर में 17 साल के अभिषेक की चाकू से हत्या की गई। उसी इलाके में गैंगवार जैसी फायरिंग हुई। साकेत में बिल्डर के घर पर रंगदारी के लिए गोलियां चलाई गई। फिर सवाल कि क्या राजधानी में अपराधियों का इलाज योगी मॉडल से किए जाने की जरूरत है? भाग भाग के यहाँ पे जैसे वो गिरा हो, मैं से तो खेल करे बच्चे, मैंने क्या कर रहे तुम, इतने में वो भागा इधर को इधर। दिल्ली में गाजियाबाद जैसा हत्याकांड, 15 चाकूबाजों ने अभिषेक को मार डाला। सूबे दो, शहर दो, लेकिन हत्या का तरीका एक। गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी दिखाने बुलाया और असद ने सूर्या को मार डाला। तो 1 जून को दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में 17 साल के अभिषेक को घेरकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दी। ये तस्वीरें दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके की हैं, जहां 17 साल का अभिषेक अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। तभी अचानक कई युवक वहां पहुंचे। देखते ही देखते अभिषेक को चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर शुरू हुआ खूनी। करीब 15 हमलावरों ने अभिषेक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि गंभीर रूप से घायल अभिषेक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाग भाग के यहाँ पे जैसे वो गिरा हो, मैं से तो खेल करे बच्चे, मैंने क्या कर रहे तुम, इतने में वो भागा इधर को इधर। अच्छा, कितने लोग थे? दो ही देखे थे हमने। मैंने तो भागते हुए देखा सीधे, और कुछ नहीं। और वो यहाँ पे पहले थोड़ा सा खड़ा था, उसके बाद लटक गया नीचे। लटकने के बाद जो है ना, हमने देखा यार इसको क्या हुआ। हम तो कर रहा था वैसे गुत्थम गुत्थी हो रही है इनकी, बच्चे जैसे लड़ते रहे। हाँ, छोटे बच्चे थे, जो देखा हमने अपने यहाँ से देखते हमने कहा आपस में वैसे लड़ रहे होंगे। मैंने तो बोला, मैंने क्या कर रहे हो बच्चे तुम ऐसे, और इतने में वो काम तमाम करके चले गए, क्योंकि पहले ही काम तमाम इधर ही कर दिया था उन्होंने। हत्या की ये वारदात इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसने गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड की याद दिला दी, जिसने दिल्ली वालों को झकझोर दिया। सवाल ये है कि 17 साल के अभिषेक की हत्या के पीछे वजह क्या थी? क्या पुरानी रंजिश इस कत्ल की वजह बनी, या फिर इस हत्याकांड के पीछे किसी गैंग का हाथ है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अभिषेक को भी सूर्या की तरह योगी मॉडल से इंसाफ मिलेगा? अभी दिल्ली पुलिस अभिषेक की मौत की गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी कि उसी इलाके यानी न्यू उस्मानपुर में फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा। एक के बाद एक दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। आपसी रंजिश की फायरिंग का शिकार 7 साल का मासूम बन गया। करतार नगर मेन रोड पर 2 पक्षों में हुई अंधाधुंध गोलीबारी के दौरान ट्यूशन से घर लौट रहे बच्चे के पैर में गोली लग गई। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं साकेत इलाके में रंगदारी नहीं देने पर एक जाने माने बिल्डर के घर को निशाना बनाया गया,
बाइक सवार बदमाशों ने बिल्डर के घर पर 6 से ज्यादा राउंड फायरिंग की, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। दिल्ली में एक के बाद एक हुई इन 3 घटनाओं ने राजधानी की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। विरोधी भी पूछ रहे हैं, दिल्ली में अपराधी बेलगाम क्यों हो गए? आखिर लगातार फायरिंग और मर्डर की घटनाएं क्यों बढ़ गई? दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या पाकिस्तानी आतंकी यूपी को टारगेट कर अपनी नापाक करतूत को अंजाम देने की फिराक में? यूपी से पाक आतंकी नेटवर्क से जुड़े स्लीपर सेल की धरपकड़ जारी है और इसी कड़ी में आजमगढ़ से एटीएस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया। वहीं एटीएस की पकड़ में मौजूद कासगंज के आतंकी ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। यूपी में पाकिस्तान का फिदायीन प्लान। कासगंज से आजमगढ़ आईएसआई जैश के टेरर सेंटर। यूपी के 2 शहर, 2 इलाके, 2 इमारतें, लेकिन दोनों जगहों से हिंदुस्तान को दहलाने वाली नापाक साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी के आजमगढ़ से एसटीएफ ने मोहम्मद शेख को पकड़ा, तो कासगंज से 2 हफ्ते पहले गिरफ्तार शहबाज के तार भी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के देश भर में सक्रिय स्लीपर सेल की एक कड़ी का सिरा आजमगढ़ से पकड़ा गया है। यूपी एटीएस ने रविवार को आजमगढ़ से आतंकी मोहम्मद शेख को धर दबोचा। खबरों के मुताबिक मोहम्मद शेख को शहजाद भट्टी के इशारे पर एक दूसरे राज्य की महिला नेता को निशाना बनाने का काम दिया गया था। इसके बाद उसे किसी बड़े मिशन में शामिल किए जाने की बात कही गई थी। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी ने साजिश को अंजाम देने के लिए 9mm पिस्टल और 4 कारतूस की व्यवस्था भी कर ली थी। आरोपी मोहम्मद शेख आजमगढ़ में अपने पिता के साथ हार्डवेयर की दुकान पर बैठता था और यहीं से आतंकी सोच को अंजाम देने की फिराक में था। मैं वहीं मौजूद हूं जहां पर वो खुदापुर स्थित अपनी हार्डवेयर की दुकान पर बैठता और पारिवारिक कारोबार में हाथ बटाता था। वहीं कुछ ही दूरी पर इसका घर भी है, जिस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप रहे। उसे एसटीएफ ने गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले गई। लेकिन इस सनसनीखेज खुलासे के बाद भी मोहम्मद शेख का परिवार इस सच को मानने से इनकार कर रहा है। लड़का मेरा यही रहता है, दुकान देखता है, कहीं ना उसका जाना ना आना, किसी से कोई मतलब है नहीं जो है। तो मैं कैसे मान लूँ कि जो है इतना बड़ा आतंकवादी या जो है वो हो जाएगा। दूसरी तरफ 18 मई को कासगंज से गिरफ्तार पाकिस्तान परस्त आतंक का शिकार हुए शहबाज सिद्दीकी ने कई चौंकाने वाले खौफनाक खुलासे किए हैं। खुलासा हुआ है कि शहबाज सिद्दीकी जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा था। उसे देश के अलग अलग हिस्सों में आत्मघाती हमलों के लिए कहा गया था। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से वो लगातार संपर्क में था और जैश की तरफ से हमलों का इशारा मिलने का इंतजार कर रहा था। एटीएस को आरोपी शहबाज सिद्दीकी के मोबाइल से वो तमाम सबूत भी मिले हैं जो उसके आतंकी होने की गवाही दे रहे हैं। वह पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश के भी टच में था। शहबाज सिद्दीकी को कुछ फंडिंग भी करता था और शहबाज सिद्दीकी उनकी फंडिंग से यहाँ पर अपना आतंकी नेटवर्क तैयार कर रहा था। जी मीडिया का कैमरा कासगंज में आतंकी शहबाज के उस झोपड़े तक भी पहुंचा जहां वो रहता था और इसी झोपड़ी में रहकर वो देश के खिलाफ गद्दारी और साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा था। इस झोपड़ी में शहबाज सिद्दीकी रहते थे। देखिए साहब, कमाना मजदूरी करते थे, बता रहे हैं इनके घर वाले, यहाँ मजदूरी करते थे। और देखिए अंदर कुछ सामान भी नहीं है इस घर के अंदर। आजमगढ़ की तरह कासगंज में भी परिवार अपने बेटे की नापाक साजिशों को मानने से इनकार कर रहा है। एटीएस सबूत जुटा चुकी है, लेकिन फैमिली शहबाज को बेकसूर बता रही है। बहुत सीधा मेरा बच्चा, बहुत इतना कोई बच्चे मेरे सीधे ना, सबसे अच्छा, और न कोई है कुछ नवा के अंदर। पिछले 5 महीनों में उत्तर प्रदेश में आतंकवाद, आतंकी फंडिंग, जासूसी और पाकिस्तान समर्थित मॉड्यूल से जुड़े कई मामलों में एटीएस ने कार्रवाई की है और करीब 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने टेरर मॉडस ऑपरेंडी को बदल दिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय युवाओं को जाल में फंसा रही है। इस मिशन में गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नाम और नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे युवाओं को टारगेट किया जा रहा है जो आर्थिक तंगी से परेशान हैं या फिर अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि यूपी में पकड़े गए ज्यादातर आरोपी न सिर्फ एक समुदाय विशेष से जुड़े हैं, बल्कि इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए भी यूपी एटीएस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन योगी राज में एक बात साफ है, अपराधी हो या आतंकी, वो आसमान में हो या पाताल में, उनका बचना नामुमकिन है। आजमगढ़ से वेदेंद्र प्रताप, कासगंज से गौरव तिवारी और लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पाकिस्तान भले ही भारत विरोधी साजिश रचने में लगा है, लेकिन भारत के एक फैसले ने उसकी पूरी टेरर ब्रिगेड को डरा दिया। दरअसल भारत अपने 15,000 किलोमीटर के विशाल बॉर्डर के 6,000 किलोमीटर वाले संवेदनशील हिस्से को स्मार्ट बॉर्डर बनाने की तैयारी में है और इस खबर के सामने आती पाकिस्तान में हंगामा हो चुका है।
खौफ में है पाकिस्तान, खौफ में है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय बारूद की गरज देखकर जिन्ना लैंड सहम गया। उसके बाद रही सही कसर हिंदुस्तान के डिफेंस बजट ने पूरी कर दी। और जिस तरह भारत, रूस, अमेरिका, इजराइल जैसे देशों के साथ अपनी डिफेंस ताकत को मजबूत कर रहा है, उसके बाद तो मुनीर और शहबाज की शेख चिल्लियों की जान हलक तक आ चुकी है। अब इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान भारत के स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट से घबराया हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत बॉर्डर के संवेदनशील 6000 किलोमीटर के हिस्से की डिजिटल फेंसिंग करने जा रहा है। भारत का नया स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट एक ग्लोबल सोच पर आधारित है। इस प्रस्तावित स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट में ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और दूसरे एडवांस टेक्नोलॉजीज होंगी, जिसके जरिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भारत की पूरी सीमा को अभेद्य बनाया जाएगा। यानी सेंसर, सॉफ्टवेयर और AI भूगोल के तालमेल से फौज की ताकत को कई गुना बढ़ाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद पाकिस्तानी आतंकियों के लिए घुसपैठ करना नामुमकिन हो जाएगा। भारत के सुपर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की गंध ने ही पाकिस्तानियों का दिमाग खराब कर दिया है। भारत और इजराइल का दुश्मन पाकिस्तान प्रोजेक्ट में दोनों देशों की साझेदारी का रोना रोने लगा है। पाकिस्तान का रोना धोना तो अभी शुरू हुआ है और ये आगे भी चलेगा। लेकिन आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर भारत के बॉर्डर को सुपर स्मार्ट करने की जरूरत क्यों है। भारत 15,106.7 किलोमीटर की विशाल सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान के साथ साझा करता है। इनमें से संवेदनशील करीब 6000 किलोमीटर सीमा की डिजिटल फेंसिंग की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाना, आतंकवाद, ड्रग, हथियार, फेक करेंसी को रोकना, हवाई खतरों से निपटने के लिए जैमिंग डिटेक्शन तकनीक को जोड़ना, इंटीग्रेटेड टिश्यूल प्लस एंटी ड्रोन सिस्टम को लगाना, सीमा की रियल टाइम निगरानी के लिए स्मार्ट फेंसिंग लगाना और सेंसर, राडार, CCTV कैमरे के साथ कमांड कंट्रोल सिस्टम की तैनाती करना सबसे बड़ा मकसद है। दुनिया में इजराइल के बॉर्डर को सबसे हाईटेक और मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम में गिना जाता है। खासकर इजराइल के बॉर्डर पर तकनीक, निगरानी और क्विक एक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत के मुकाबले इजराइल की सीमा बहुत छोटी है और हिंदुस्तान के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट किसी शील्ड से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल पाकिस्तान के पूरे सत्ता प्रतिष्ठानों पर कब्जा मुनीर के लार्जर प्लान का हिस्सा है। सेना के तीनों अंगों का वो सर्वा बन चुका है। अब बारी है पाकिस्तान की संसद और विधानसभाओं की। मुनीर का प्लान ये कि पाकिस्तान की सभी असेंबली में अपने करीबियों को चुनकर भेजना। इसकी शुरुआत मुनीर ने POK से की। पाकिस्तान में या तो सेना की चलती है या फिर मुल्ले मौलानाओं के लिबास में बैठे आतंकी सरगनाओं की। लेकिन सोचिए, अगर सत्ता के लिए इन दोनों में सीधी साठगांठ हो जाए तो। दरअसल मुनीर पाकिस्तान में अपने प्लान B का खाका पूरा तैयार कर चुका है। इसके लिए उसका बड़ा हथियार है वो आतंकी जिन्हें वो सत्ता में भागीदारी के लिए तैयार कर चुका है। पाकिस्तान में आतंकियों को सत्ताधीश बनाने का प्लान। दरअसल पाकिस्तान की सेना गिलगित बाल्टिस्तान में होने वाले चुनाव में हाफिज सईद के गुर्गों को जिताने की पूरी तैयारी कर रही है। POK के इस इलाके में 7 जून को चुनाव होने वाले हैं। यहां से चुनाव लड़ रहे दूसरे उम्मीदवारों ने आरोप लगाया सेना उनके चुनाव प्रचार को रोक रही है। हेरफेर कर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश कर रही है। और अब सिस्टम से जुड़ी हुई खबर, जब प्राइवेट कंपनीज करें तो चोरी, लेकिन जब सरकारी कंपनी ही अनदेखी करे तो उसको आप क्या कहेंगे। एक सरकारी कंपनी सवालों के घेरे में है, जिसकी वजह से पब्लिक मनी का 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1600 करोड़ रुपए। एक सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने बगैर प्राइस डिस्कवरी किए उसी डिफॉल्टर कंपनी को लोन सेटल कर दिया। सरकारी व्यवस्था में हर चीज की बिडिंग होती है, लेकिन सरकारी कंपनी ने बिडिंग करवाने की जहमत नहीं उठाई और इससे पब्लिक मनी का लॉस हुआ। बैंकों का कर्ज लेकर उसे न चुका पाने के खेल में एक और कंपनी शामिल है। नाम है एक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। एक्सन ग्लोबल ने कई बैंकों के समूह से हजारों करोड़ रुपए लोन लिया। एक्सन ग्लोबल वो लोन चुका पाने में नाकाम रही और बाद में लोन NPA हो गया, यानी बट्टा खाते में चला गया।
समय पर कर्ज नहीं लौटाने के चलते अकाउंट एनपीए हुआ और मामला इंसॉल्वेंसी कोर्ट यानी एनसीएलटी में चला गया। बाद में एक्सन ग्लोबल ने इसके खिलाफ अपील की, लेकिन एपेलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने डिफॉल्ट को गंभीर माना और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां देश की सर्वोच्च अदालत ने भी एनसीएलटी के आदेश में किसी तरह के दखल देने से इनकार किया। कोर्ट और एपेलेट ट्रिब्यूनल से होते हुए बैंकों का ये कर्ज बाद में सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL को ट्रांसफर हो गया। NARCL एक तरह से फंसे हुए लोन की रिकवरी का प्लेटफॉर्म है, जहां बैंकों के फंसे हुए बड़े लोन के लिए रेजोल्यूशन प्लान लाए जाते हैं। जी मीडिया के पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स के अनुसार NARCL को 2172 करोड़ रुपए रिकवर करने थे। NARCL के पास कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के 100% वोटिंग राइट्स थे, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स पर पूरा कंट्रोल भी NARCL के पास था। बावजूद इसके सरकारी ARC कंपनी NARCL ने सिर्फ 579 करोड़ रुपए में डिफॉल्टर एक्सन ग्लोबल को ही लोन सेटलमेंट कर दिया। मतलब आसान भाषा में कहें तो एक्सन ग्लोबल ने 2172 करोड़ रुपए का लोन लिया और सिर्फ 589 करोड़ चुकाकर पाक साफ हो गया और इस तरह से सरकारी कंपनी ने पब्लिक मनी के 1600 करोड़ रुपए का नुकसान करवा दिया। अब सवाल ये कि NARCL ने पब्लिक के पैसों का नुकसान करने के लिए नियमों की अनदेखी क्यों की? NARCL ने लोन सेटलमेंट के लिए कोई प्राइस रिकवरी ही नहीं की। अगर नार्सेल प्राइस डिस्कवरी करती यानी लोन सेटलमेंट के लिए बिडिंग करवाती तो हो सकता है कि 579 करोड़ रुपए की जगह कोई बिडर 1000 करोड़ या 1500 करोड़ रुपए की बोली लगाता, लेकिन एक सरकारी कंपनी ने किसी को भी बोली लगाने का मौका ही नहीं दिया। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या NARCL की दिवालिया कंपनी से कोई साठगांठ थी? क्या इसी साठगांठ के चलते किसी भी तरह की बैड लोन की रिकवरी के लिए बिडिंग नहीं करवाई गई? जी मीडिया को दस्तावेजों की पड़ताल के दौरान पता चला कि एक्सन ग्लोबल के पास सोनीपत में एक प्रमुख स्थान पर लगभग 30 एकड़ जमीन है और लगभग 300 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम भी आना था। ये चीजें भी बिडिंग की वैल्यू को और बढ़ा देती और बोली 579 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा की लगती। लेकिन NARCL ने लोन सेटलमेंट करते वक्त इन जानकारियों की पुष्टि तक नहीं की। अभी तक आरोप लगते थे कि प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां ही लोन सेटलमेंट के मामले में धांधली करती है और इसीलिए सरकारी कंपनी नार्सेल का गठन 3 साल पहले हुआ था। लेकिन इस बार सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी नार्सेल इन सवालों के घेरे में है। नार्सेल के लोन सेटलमेंट का एक और बड़ा खुलासा बहुत जल्द करेंगे।